5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं अखिलेश से समाजवादी पार्टी के नाराज नेताओं की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। अब नाराज नेता अखिलेश के खिलाफ नया मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। हमने सबसे पहला नाम आपको इसमें बताया है शिवपाल यादव का। जेल में आजम खान से मिलने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। आजम खान पर शह और मात का सियासी खेल चाचा शिवपाल खेलते दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर जेल पहुंचकर शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की तो राजनीति गलियारों में नए समीकरण की चर्चा होने लगी। सवाल ये था कि शिवपाल बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आजम खान के साथ मिलकर नया मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो जी। और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश से चुनाव के ठीक बाद से ही नाराज चल रहे हैं। इधर जेल में बंद आजम खान के समर्थक भी समाजवादी पार्टी पर आजम खान का साथ नहीं देने के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आजम खान से जेल में मिलने के बाद शिवपाल ने कहा समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। दरअसल आजम खान 26 महीने से जेल में बंद है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंचे। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की। आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मिलकर मिलने की बात भी कही। देखिए यहाँ के बाद जाने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी समय लेंगे और मुख्यमंत्री से भी आजम भाई की बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री संत हृदय अगर है तो इस पर जरूर विचार करेंगे। सीतापुर जेल में शिवपाल यादव की आजम खान से करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। इस दौरान आजम ने अपनी पीड़ा शिवपाल को सुनाई, जिसके बाद जेल से बाहर निकले शिवपाल ने अखिलेश पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें दोमुहा सांप करार दिया। नेता दोमुहिया सांप हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। शिवपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा। उनका कहना है कि आजम खान के साथ पार्टी खड़ी है, बीजेपी सपा को कमजोर करने की साजिश रच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में थी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन को कमजोर किया जाए, उसको तोड़ा जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई।
समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। आज शिवपाल जी जिस तरीके से आजम खान साहब से मिले, हम समझते हैं कि इससे समाजवादी पार्टी गठबंधन और मजबूत होगा। आजम खान के साथ खड़ी हुई है और हमारा ये मानना है कि भाजपा की प्रदेश की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, इसलिए आजम के साथ खड़ी नहीं है। शिवपाल यादव हो, जयंत चौधरी हो या कोई भी हो, एक बात ये बिल्कुल साफ है कि ये आकाश आजम को पाताल तक नहीं छोड़ेगा। जितने भी जो उन्होंने जितने कृत्य किए हैं आजम ने, उसका एक एक का बदला लिया जाएगा। जो गरीबों पर, रामपुर के दलितों पर, रामपुर के मुसलमानों पर जो जुल्म हुए, उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। शिवपाल जी आजम खान जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, तमाम अनैतिक काम किए, उस आरोप में जेल में है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जिस भी पार्टी में परिवारवाद होगा, लोकतंत्र का अभाव होगा, वहां महत्वपूर्ण पिता और पुत्र होते हैं और इसके शिकार तो आप स्वयं हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी में कलह दिखने लगी। भतीजे अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल अब नए समीकरण की तलाश में जुटे हैं। बीजेपी में जाएंगे या नया मोर्चा बनाएंगे, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन सीतापुर जेल में आजम खान से हुई उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां आपको बताते हैं कि समाजवादी सरकार में बनी नोएडा की एलिवेटेड सड़क अब टूटने लगी है। समय से पहले खराब हुई इस सड़क में गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए गए। ये एलिवेटेड रोड नोएडा सेक्टर 18 से सेक्टर 61 को जोड़ता है, जिसको बनाने में कुल 450 करोड़ का खर्च हुआ था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस रोड के लिए ठेकेदार को करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा दिए गए। समय से पहले टूटने लगी समाजवादी सरकार की सड़क। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नोएडा का एलिवेटेड रोड। करीब 450 करोड़ का एलिवेटेड रोड हुआ जर्जर। समाजवादी सरकार में बनी नोएडा सेक्टर 18 से 61 को जोड़ने वाली एलिवेटेड सड़क समय से पहले जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, जहां लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, वहीं सड़क निर्माण में करोड़ों की घपलेबाजी का सबूत भी दे रही है। सपा कार्यकाल के दौरान बने नोएडा से सेक्टर 18 और 61 के बीच एलिवेटेड रोड की अब सांसें फूलने लगी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये एलिवेटेड रोड है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ इसको बनाने में, और अब ये जांच ऋतु माहेश्वरी ने दे दी है। एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया है जो ये पड़ताल करेगी कि इसमें किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कहां कहां इस तरीके के पॉटहोल्स यानी गड्ढे हैं, कहां कहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो खराब देखने को मिल रही, प्लास्टर झड़ रहा है, या जो जॉइंटर्स है वहां पे क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात है, जब से ये आदेश दिया तब से अधिकारियों में खलबली मची है। आपको बता दें कि ये फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया था और ये जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये 5 साल के लिए दिया गया था, जो मेंटेनेंस करेगी, यानी कॉन्ट्रैक्टर को ये बनाने के बाद से 5 साल तक मेंटेनेंस भी करना था। लेकिन क्योंकि ये मामला आर्बिट्रेशन में है, और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा अथॉरिटी की टेक्निकल ऑडिट कमेटी यानी टैग जो सेल होता है नोएडा अथॉरिटी का, उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि इस जो एलिवेटेड है इसको जब बनाया गया तो इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ जो कि करोड़ों में है। सेक्टर 18 से 61 के बीच की ये सड़क नोएडा की एकमात्र एलिवेटेड रोड है जो टूटती जा रही है। कई जगह मरम्मत की गई, लेकिन एलिवेटेड रोड काफी खराब है। ऐसे में प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने टेक्निकल कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। अब तक हुए खुलासे के मुताबिक सड़क निर्माण में
घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन डिवीजन इंचार्ज पर गड़बड़ी की आशंका है। 5 साल तक मेंटेनेंस नहीं किया गया। जगह जगह गड्ढे, ज्वाइंटर और प्लास्टर टूटा। ठेकेदार को करोड़ों रुपए की अधिक पेमेंट की गई। लाभ पहुंचाने के लिए ठेकेदार को एक्स्ट्रा पेमेंट भी की गई। दरअसल उस समय कहा गया था कि सड़क 10 साल तक नहीं टूटेगी, लेकिन ये सड़क समय से पहले जर्जर हो चुकी। यही वजह है कि जब सिविल विभाग की समीक्षा बैठक हुई तो इसके जांच के आदेश दिए गए। अब जांच में पता लगाया जाएगा कि आखिर सड़क की ये हालत क्यों हुई, किस डिवीजन के अधिकारी की निगरानी में इसका निर्माण हुआ। देखिए ये पत्थर जो है वो गिरे पड़े हैं और ये ब्रेक्स हैं, तो जाहिर तौर पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे सवाल उठते रहे हैं। और अब जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये भी माना जा रहा है कि जबरदस्ती पेमेंट एक्स्ट्रा किया गया, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। ऋतु महेश्वरी ने जो तत्कालीन डिवीजनल ऑफिसर हैं इसके, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट कर कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। ये एलिवेटेड रोड 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबी 6 लेन सड़क है। इसके निर्माण के लिए 415 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड कंपनी को दिया गया। अक्टूबर 2014 में सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया, लेकिन रोड निर्माण का काम पूरा होते होते करीब 450 करोड़ का बजट हो गया। ठेकेदार को इसका भुगतान भी किया गया। 2016 में इस सड़क के आधे हिस्से करीब 2 किलोमीटर 400 मीटर का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। एलिवेटेड निर्माण कंपनी और प्राधिकरण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये कहकर संबंधित सर्किल अधिकारी ने किसी अन्य कंपनी से सड़क की रीसरफेसिंग करा दी, जो बेहद घटिया तरीके से हुई और कुछ ही दिन में उखड़ गई। अब मामले की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में किस किस का हाथ है। नोएडा से हिमांशु की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाने वाली बीजेपी सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, 2022 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद बीजेपी की सीटें कम कैसे हुई हैं? यूपी चुनाव में बीजेपी ने दिखाया दम, लेकिन सीटें क्यों हुई कम? वोट प्रतिशत में इजाफा, ओबीसी वर्ग बीजेपी से खफा। बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ, सहयोगी साथ पर नहीं बनी बात। ऐसे कितने ही सवाल 10 मार्च को आए उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद से उठ रहे हैं, जिनका जवाब करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगाकर बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 80 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चुनाव के दौरान प्रदर्शन के कारण क्या रहे उनका लेखा जोखा दर्ज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम सीटें आने को लेकर मंथन हुआ और इस मंथन से जो सार निकला, यानी कि जो समीक्षा रिपोर्ट है, वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट भेजी गई और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट भेजी गई। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जो दर्ज है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव में सहयोगी दलों का वोट बीजेपी प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुआ। निषाद समाज के वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया। अपना दल के कुर्मी वोटर्स भी बीजेपी के साथ नहीं आए, जबकि बीजेपी के वोटर्स से सहयोगी दलों को वोट मिला है। इसके अलावा रिपोर्ट में दर्ज है 2022 विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में ओबीसी वर्ग ने बीजेपी के पक्ष में काफी कम वोट किया। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद,
पाल, शाक्य, राजभर जैसी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोट नहीं किया। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम सीटें मिलने का सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये मान के चल रहा था कि उसे अध पिछड़ा वोट मिलेगा ही और वो कहीं जा नहीं सकता, वो चिटक नहीं सकता है। इसके कारण उन तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं किया गया जो लोग चाहते थे भाजपा में आना चाहते थे, जो लोग भाजपा की मदद करना चाहते थे उन्हें बाकायदे दूर रखा गया। बीजेपी को कम सीटें मिलने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। मुस्लिम वर्ग ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट किया। नतीजा गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ में बीजेपी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इन तीनों जिलों में 22 सीट हैं। इनमें से 20 समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि 2 समाजवादी पार्टी के सहयोगी SBSP के खाते में गई। 2017 में इन 3 जिलों की 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एक प्रमुख कारण ये रहा हार का कि मुस्लिम मतदाता जो है वो मजबूती से एकजुट हुआ, कहीं बिखराव उसका नहीं हुआ और न सिर्फ उसने 90% मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के पक्ष में वोट डाला, बल्कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर उसका जो प्रतिशत था, उसके वोट का रेशियो था, वो 80 से 90% पोलिंग हुई वहां पर। रिपोर्ट में पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी को नुकसान की बात कही गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 311 सीट पर समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ज्यादा वोट मिले। करीब 4,42,000 पोस्टल बैलेट वोट में से एसपी गठबंधन को 2,25,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 1,48,000 वोट मिले। बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट में इसके लिए चुनाव में समाजवादी गठबंधन की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने के ऐलान को जिम्मेदार माना। अब सवाल है कि तो फिर बीजेपी जीती कैसे? इसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ। इसके अलावा फ्लोटिंग वोट को भी बीजेपी की जीत का कारण माना जा रहा है। बीजेपी ने पार्टी की जीत के लिए जिस बिंदु का जिक्र किया है वो वही है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक कर चुके हैं। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। जाहिर है कि यूपी चुनाव में 11 ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी को 250 से 2000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चुनाव से पहले बीजेपी ने 80 लाख नए सदस्य बनाए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। इस बात पर समीक्षा हुई और ये समीक्षा रिपोर्ट पीएम मोदी से लगाकर जेपी नड्डा को भेज दी गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार उन कमियों पर काम तेज कर दिए हैं जिन कमियों की वजह से 2022 के नतीजों पर असर पड़ा है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।